रोड डिज़ाइनर के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है यूज़र की सेफ्टी, उसकी कंफर्ट और इकोनॉमी ऑफ ट्रैवल या ट्रिप। अब इन तीनों चीज़ों में एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है डिज़ाइनर को। डेलिकेट बैलेंस से मुराद है कि अगर वो सेफ्टी फैक्टर्स बढ़ाता है तो इकोनॉमी जो है वो ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो वो यूज़र के लिए जो है मुमकिन नहीं रहता रोड को इस्तेमाल करना, कॉस्ट बाज़ औक़ात इतनी भी बढ़ सकती है। इसी तरह से अगर कंफर्ट को भी बढ़ाया जाता है तो भी उसमें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसके इंक्रीज़ कर जाते हैं, बजट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो चैलेंज जो सबसे बड़ा एक पेवमेंट डिज़ाइनर या हाईवे डिज़ाइनर के लिए होता है वो ये कि इन तमाम के दरमियान एक डेलिकेट जो बैलेंस है उसको कायम रख के डिज़ाइन करें। तो इस सबसे जो अहम चीज़ आती है वो है यूज़र का रोड के साथ कॉन्टैक्ट। यूज़र का रोड के साथ कॉन्टैक्ट होता है उसके टॉप सरफेस से। अब टॉप सरफेस जो है वो डिसाइड करता है कि इसकी इस पर्टिकुलर रोड की जो सेफ्टी फैक्टर्स वो क्या हैं, या इसके लिए जो कंफर्ट लेवल है यूज़र का वो क्या है, और इसी तरह से इसकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी मेनली जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है रोड के, लेकिन टॉप जो इसका वेयरिंग सरफेस है 4 इंच का जो टॉप पे हम डालते हैं उसके क्वालिटी पे, उसके डिज़ाइन पे और उसके मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उस पे हाईली डिपेंड करता है। तो आज हम देखेंगे अब ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं। देखिए ये तमाम की तमाम चीज़ें डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। एक तो रोड के सरफेस का फ्रिक्शन क्या है, रोड का और टायर के दरमियान जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट की वजह से नॉइज़ कितना क्रिएट होता है, ये भी बहुत एक कंफर्ट लेवल जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए अर्बन एरियाज में स्पेशली। और उसके बाद अनइवननेस कितनी है रोड में उतार चढ़ाव और जो झटके लगना और गड़बड़ के मामला हैं वो कितने हैं। और सबसे आखिर में ये है कि जो रोड ड्राइवर है उसकी विजिबिलिटी कितनी क्लियर है, कितनी साफ है, कितनी अच्छी है। जब वो सामने देखता है तो उसमें जो लाइट रिफ्लेक्शन है एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट बन जाता है टॉप सरफेस का। अगर टॉप सरफेस जो है वो ब्लैक है जैसे कि एसफॉल्ट की होती है तो दिन में तो विजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन रात को रोड यूजर को या ड्राइवर को कुछ नजर। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम देखें उसमें कलर जो है टॉप का वो व्हाइटिश होता है या ग्रे होता है, उसमें विजिबिलिटी दिन में जो है सूरज की रोशनी में वो कम हो जाती है, ड्राइवर को सामने प्रॉपर्ली नजर नहीं आता। और स्पेसिफिकली सरफेस होती है रिजिड पेवमेंट की, इट बिहेव्स जस्ट लाइक जैसे डेजर्ट में मिराज या शराब का एक इफेक्ट होता है। तो लाइट रेज जो है वो बेंड होती हैं इसके ऊपर, जस्ट लाइक के वो रेत के ऊपर से बेंड होती हैं। तो चलते हुए ड्राइवर को भी चीजें जो सामने नजर से आ रही होती हैं वो उसको ऐसे मूव करती हुई नजर आती हैं, तो विजिबिलिटी जो है हाईली इम्पैक्ट होती है। तो इन तमाम की तमाम चीजों को जिनका हमने जिक्र किया है, फ्रिक्शन, नॉइस, अनइवननेस और उसकी जो रिफ्लेक्शन है, लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रोड डिज़ाइनर के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जितनी रोड डिज़ाइनर के लिए अहम है उतनी ही रोड को यूज़र के लिए वो अहम है। तो अब आज के लेक्चर में हम इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है और कौन सी चीज़ों से मिलकर बनती है, इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या किस तरह से इंक्रीज़ की जा सकती है, इसका होना या ना होने से रोड सेफ्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जुड़े आज हम देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की टाइप्स क्या होती हैं और रोड सरफेस के हवाले से फ्रिक्शन की क्या अहमियत है और इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या हैं और हम किस तरह से रोड सरफेस की फ्रिक्शन को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, ठीक है, जो हमने याद रखनी है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, और अगर ये फोर्स है तो डेफिनेटली इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो ये दो चीज़ें इसमें होंगी। तो मैग्नीट्यूड का जहाँ तक ताल्लुक है, मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन को हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू एन। एन क्या है? एन एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्यों है और किस वजह से है, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए, जब तक ये दो बॉडीज़ मैंने बनाई हैं, ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर हैं, ये एक दूसरे से लाताल्लुक है, लेकिन हर चीज़ में फ्रिक्शन जो है हर वक्त मौजूद होती है। बाय नेचर ये इंड्यूस प्रॉपर्टी है हर चीज़ की। मिसाल के तौर पर इंसान को देख लेना, इंसान अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं और हमारे इर्द गिर्द कोई भी नापसंदीदा चीज़ है नहीं है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई नापसंदीदा चीज़ हमारी तरफ आती है और हमें टकराने की कोशिश करती है तो हम अपने हाथों से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि
बेजान चीज़ों में क्योंकि हाथ पैर तो होते नहीं है, तो अल्लाह ने उन्हें एक नापसंदीदगी या एक पुश करने की एक सलाहियत दी है चीज़ों को, और वो फ्रिक्शन की सूरत में उसमें मौजूद होती है। तो फ्रिक्शन यहाँ हर वक्त मौजूद होगी, ठीक है, यहाँ भी मौजूद है और ये डिपेंड मुख्तलिफ चीज़ों पर करती है, बाद में देखते हैं हम। लेकिन जैसे ही ये दो चीज़ें आपस में इंटैक्ट आएंगी, जैसे ही ये दो चीज़ें आपस में इंटैक्ट आएंगी, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, एक्टिवेट तो हो गई। अब एक्टिवेट होने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसकी डायरेक्शन है जैसे ही जब तक ये एक्टिवेट हो गई और ये कोशिश होगी इस बॉडी की जो ये मूव ना करे, ये स्टैटिक ही रहे, अपनी जगह पर मौजूद ऐसे ही रहे। लेकिन जैसे ही ये इधर से सरकना शुरू करेगी, इस पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ये फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन है, फर्स्ट कर लें, दिस इज द डायरेक्शन, और इस पे एक मूविंग फोर्स लग रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जब भी तो मूव करेगी ना, तो इधर एक फोर्स लगे। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पैदा होगी इस मूवमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन, इस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके टेंजेंट पे होगी, ठीक है, इन सर्विसेज के टेंजेंट पे होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये एक सर्कुलर मूव चीज़ होती, अगर ये सर्कुलर चीज़ होती, तो ये जो इस पे टेंजेंट है यहाँ पर लगनी थी, पूरी बॉडी पे नहीं लगेगी। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है उसके टेंजेंशियल होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी। दूसरे इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का जहाँ तक ताल्लुक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है म्यू एन के। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को हम कहते हैं एन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे अगर हम इस फिगर में देखें तो इस पे एक बॉडी हमने रखी हुई है इस सरफेस के ऊपर, और इस बॉडी का एक वज़न और इस बॉडी का वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जो कि W के बराबर है, और उसको अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तकरीबन इसको हम कह देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, फॉर ओवर सिंप्लिसिटी। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन है नॉर्मल, इस सरफेस ने इसको जो धक्का देना है पीछे की तरफ, वो नॉर्मल फोर्स कहलाती है, एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू W, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू W ऑन फ्लैट सरफेस, ओके। तो जितना ज़्यादा वज़न होगा इस चीज़ का, उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ इसको रिएक्शन मिलेगा, लेकिन ये अब इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है नॉर्मल रिएक्शन। तो अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.35 to 0.4, ठीक है, 0.35 to 0.4 लेते हैं हम किस केस में? रोड के केस में, ओके। इसी तरह से लेटरल फ्रिक्शन भी होती है इस पे, जो कि मूवमेंट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल फ्रिक्शन, और दैट इज इक्वल टू इन केसेस ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू 0.15। तो ये दो चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। अब जो म्यू है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, या हमने लिस्ट की उनमें से चंद एक। मिसाल के तौर पे टाइप्स ऑफ सर्फेसिस, दो सर्फेसिस जो आपस में रगड़ खा रही हैं या आपस में रिलेटिवली मूव कर रही हैं, उनकी टाइप क्या है? मिसाल के तौर पे अगर दोनों सर्फेसिस ही मेटालिक हैं, स्टील की हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगी एज कंपेयर टू अगर दोनों जो लकड़ी की हैं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ मटेरियल्स का अपना एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और रोड्स के केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि हर सरफेस की टाइप के मुताबिक उसके अंदर एक फ्रिक्शन जनरेट होती है, और वो फ्रिक्शन का जो माखज़ होता है, जो सोर्स होता है, वो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर्स होता है, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके सरफेस के जो एटम्स हैं उसके उनका, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रिक्शन को, जो कि दो चीज़ों के दरमियान, दो सरफेस के दरमियान है, वो कंडीशन ऑफ द सरफेस, अगर टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्लेन सर्फेसिस। फिर रिलेटिव स्पीड, कितनी स्पीड के साथ आप खींच रहे हैं चीज़ को, उस जो मूव कर रही है चीज़ उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी कम फ्रिक्शन होगी, जितनी कम स्पीड होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। तो ये एक इसकी, और इसी तरह से वेट ऑफ द स्लाइडिंग सरफेस, जैसे हमने पहले बताया कि जो ऊपर वाली सरफेस है जो कि स्लाइड कर रही है उसका वज़न कितना है, इस पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन।
तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि इन जनरल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, जो कि हम बोलते हैं म्यू इंटू एन। हमने ये भी देखा कि म्यू जो है रोड सरफेसेस के हवाले से 0.3 से 4.4 के दरमियान होता है। और हमने इसके साथ साथ ये भी देखा कि जैसे ही कोई चीज़ मूव कर रही होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, और उसके साथ साथ जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जो कि हम बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन, जो कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है लेकिन मौजूद होती है। तो आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि अगर ये सरफेसेस इंक्लाइंड हो तो उसकी क्या मामलात होंगे, और इसी तरह से अगर ये म्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम फ्रिक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे हाईवे इंजीनियरिंग के इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा ये नाचीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम चाहते हैं कि आप अपने फीडबैक और सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी मदद से और बेहतर कंटेंट ला सकें। शुक्रिया, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।